इस किसान पंचायत में मंच पर उपस्थित सभी किसान नेतागण, पंचायत में उपस्थित किसान भाइयों तथा बहनों, मेरा परिचय कराया फूलन देवी को कुख्यात कराया तो मुझे लगा मानवेंद्र जी आपके क्षेत्र में हमको भी लोग जानते होंगे कि फूलन से बड़ा डाकू होगा। क्यों भाटी साहब? इनको भी शंका है कि वीरेंद्र सिंह फूलन से बड़ा डाकू है, इसीलिए हरा दिया। लोकतंत्र में आज यही हो रहा है ना। डाकू नहीं हो भाई, किसान हो। किसान तो पालता है देश को, पैदा करता है लोगों को, करोड़ों लोगों को जीवित रखने के लिए। भाटी साहब सब किसान की रणरोवन रो रहे थे। भोजपुरी में रणरोवन का जानते हैं क्या का नाम होता है भाटी साहब? विधवा विलाप सुकर। हम लोग भोजपुरी के रहने वाले। संकट है, संकट आसमानी नहीं है, संकट तो सुल्तानी है। मुरली जी यहाँ उपस्थित हैं। मुरली जी, पंचायत में फैसला होता है, यहाँ फैसला करके जाना चाहिए हमें क्या करना है। अगर विधवा विलाप करके ही जाएंगे तो दिल्ली की संसद हमेशा इस तरह का अत्याचार करते ही रहेगी। हम भी संसद में 2 बार रहे हैं, मैं जानता हूं। लेकिन इस बात पर भी मुझे पूरा भरोसा है कि जब दिल्ली की संसद ठप हो जाती है, दिल्ली की संसद जो कानून बनाती है वो समाज के अनुकूल नहीं होता है, तो सड़क पर संसद लगती है और यही संसद कानून बनाती है जिसको अपने अनुकूल मानती है। और इसी संसद का कानून मान्य होता है। मैं कह सकता हूं कि दिल्ली की संसद ठप। मुरली जी, सड़क पर संसद जरूर लगनी चाहिए, लगेगी। हम किसान हैं, किसान आज संकट में है, कृषि प्रधान देश है ये। लेकिन एक बात मैं कह सकता हूं कि संकट का समाधान, समाज के संकट का समाधान समाज ही निकाल सकता है। जयपुर और दिल्ली समाज के संकट का समाधान नहीं निकाल सकता। भाटी जी बहुत बात कह गए, मैं थोड़ी बात कहूंगा क्योंकि हम लोगों को फिर दिल्ली जाना है। मोदी जी का भाषण भी होना है। मैं कुछ बातों को, कम बातों को कर अपनी बात समाप्त। किसान के सामने संकट क्यों है? किसान परिश्रम का पसीना बहाता है, खेत में अनाज पैदा करता है। जो लोग अनाज नहीं पैदा करते हैं, जो लोग खेती के द्वारा जीने वाली चीजों को पैदा नहीं करते हैं, वही किसान के मालिक हो जाते हैं। यहां लगता है भारत, लेकिन जब हम दिल्ली में जाते हैं तो लगता है कि यहाँ के लोगों के अफसर दिल्ली में रहते हैं, हम कम दिल्ली में रहते हैं। मुरली जी कहते हैं कि दिल्ली में आते रहना चाहिए वीरेंद्र जी, तो मैंने कहा समय समय से आऊंगा। लेकिन एक बात मैं बहुत प्रामाणिकता के साथ कहता हूं, ये समाज जो गांव में रहता है, हिंदुस्तान के 6.5 लाख गांव में रहता है, जो पगड़ी बांध के बैठा है, जिसके जिस्म पर गांव की धूल लगी है, वो जब युद्ध शुरू करता है तो देर तक लड़ता है और दूर तक लड़ता है। और इसकी प्रामाणिकता मैं इसलिए कह रहा हूं कि भारत के आजादी के पहले, चाहे साबरमती का किसान का आंदोलन हो, चाहे तेलंगाना का किसान का आंदोलन हो, चाहे नील आंदोलन भितहिरवा चंपारण का हो, चाहे वध किसान आंदोलन हो, चाहे शाहजहां सरस्वती का मगध के क्षेत्र का किसान आंदोलन हो, किसान आंदोलन ने जब आंदोलन किया तो फैसला किया और देश को आजाद करने का रास्ता दिखाया। बापू मोहनदास गांधी ने इस किसान की ताकत को पहचाना था और ताकत को पहचाना था और इसी किसान शक्ति ने देश को आजादी का रास्ता दिखाया था और आजाद बनाया। लेकिन आजादी के बाद किसान परिश्रम का
पसीना खेत में बहाता है, लोगों के करोड़ों लोगों के जीने का अनाज पैदा करता है, उसका बेटा सीमा की रक्षा के लिए खून बहाता है। परिश्रम का पसीना भी वही बहाता है, उसका बेटा खून भी वही बहाता है, पसीना भी वही बहाता है, खून भी वही बहाता है और आत्महत्या भी वही करता है। भारत का कृषि मंत्री कहता है कि मात्र 3,25,000 किसानों ने आत्महत्या की। अगर पड़ोसी देश चाइना का कृषि मंत्री कहता तो कोई नौजवान निकलता थेरमैन चौक से, पिस्तौल निकालता, उसके सीने पर 4 गोली निकाल देता कि तुम कहते हो कि भारत कृषि प्रधान देश और कृषि मंत्री कहता है कि मात्र 3,25,000 किसानों ने आत्महत्या की। तो ऐसे कृषि मंत्री हमेशा के लिए संसद में कोई डर के नहीं बात करता कि मात्र 3,25,000 किसानों ने आत्महत्या किया है, और बहुत बेबाकी से कह जाता है। क्यों किसान आत्महत्या करता है? पार्टी साहब कह रहे थे इस देश में 73% की आबादी किसानों की है, लेकिन छोटे जोत वाले किसानों की 80% की आबादी। 5 बीघे जोत वाले 80% वाले, और 5 बीघे 80% वाले हैं। तो बाजार की ताकत 1991 में जब आर्थिक उदारीकरण की नीतियां, यही मनमोहन सिंह वित्त मंत्री था, नरसिंह राव प्रधानमंत्री था, जब आर्थिक उदारीकरण की नीतियां पास हो रही थी हम लोग संसद में और मुरली जी सड़क पर स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से इस बात को बता रहे थे कि जिस आर्थिक उदारीकरण की नीतियों को तुम कर रहे हो देश की खुशहाली की दिशा दिखाएगा, वो आर्थिक उदारीकरण की नीतियां इस देश को बेहाल कर देगी और 20 साल के बाद वही स्थिति देखेगी। 5 बीघे जोत वाले 80% वाले, और 5 बीघे 80% वाले हैं। तो बाजार की ताकत 1991 में जब आर्थिक उदारीकरण की नीतियां, यही मनमोहन सिंह वित्त मंत्री था, नरसिंह राव प्रधानमंत्री था, जब आर्थिक उदारीकरण की नीतियां पास हो रही थी हम लोग संसद में और मुरली जी सड़क पर स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से इस बात को बता रहे थे कि जिस आर्थिक उदारीकरण की नीतियों को तुम कर रहे हो देश की खुशहाली की दिशा दिखाएगा, वो आर्थिक उदारीकरण की नीतियां इस देश को बेहाल कर देगी और 20 साल के बाद वही स्थिति देखेगी। किसान आत्महत्या इसलिए करते हैं कि बाजार की ताकतों ने उसके को किसानों को आत्महत्या करने के लिए विवश कर दिया। कौन किसान आत्महत्या करते हैं? प्लानिंग कमीशन की रिपोर्ट है भाटी साहब कि 3,25,000 जो किसानों ने आत्महत्या किया है वो किसान है जो 5 बीघे की छोटी जोत वाले हैं। वो किसान है जिनको बाजार की ताकतों ने जिसके संयुक्त परिवार को तोड़ दिया है। 5 भाई हैं तो 5 जगह हो गए, तो उसके 1-1 बीघे जमीन पड़ी और 1-1 बीघे जमीन की आमदनी से वो अपने कर्ज को चुकता नहीं कर पाए। किसान स्वाभिमानी होता है, इसलिए अपने स्वाभिमान को बचाने के लिए आत्महत्या कर लेता है कि कर्जा चुकता नहीं कर पाता। परिवार टूट रहा है, संयुक्त परिवार टूट रहा है इसलिए कि पैसे के प्रभाव ने संयुक्त परिवार को तोड़ने के लिए विवश कर दिया। बाजार के असर ने संयुक्त परिवार को तोड़ दिया है और 3,25,000 जिन लोगों ने आत्महत्या किया है वो 5 एकड़ की जोत वाले किसान है और बंटने के बाद 1 एकड़ की जोत किसान हो गए। ये सवाल बहुत बड़ा सवाल है। इसलिए मैं कहता हूं कि जयपुर और दिल्ली आपके संकट का समाधान नहीं कर सकता है, आप स्वयं इस संकट का समाधान कर सकते हैं। तो आप संकल्प लीजिए इस पंचायत में कि हम अपना भी परिवार नहीं टूटने देंगे और दूसरे की भी परिवार को टूटने से बचाएंगे। इस बात की मैं विनम्रता से आपसे अपील करना है। टूटेगा परिवार, गरीब होगा। राष्ट्र की पहली इकाई परिवार होता है। परिवार के टूटने के बाद परिवार गरीब होता है, और जब राष्ट्र की पहली इकाई गरीब होगी तो राष्ट्र भी गरीब होता है। और गरीब होने के बाद अगर परिवार के टूटने के बाद परिवार गरीब होता है तो राष्ट्र भी गरीब होता है। कोई मनमोहन सिंह और यहाँ का गहलोत चीफ मिनिस्टर उसको समृद्ध नहीं बना सकता। जो आप कह रहे थे भाटी साहब कि पैसे वालों के, कंपनी वालों के, कारखाने वालों के, बहुत पूंजीपतियों को, विदेशी कंपनियों को लाखों करोड़ छूट दी जाती है, किसानों को 60,000 करोड़ छूट दी जाती है, तो डंका पीटा जाता है तो पीटा जाए। किसका पैसा होता है? किसी मनमोहन सिंह के और किसी गहलोत के बाप का पैसा नहीं है दिल्ली और जयपुर में जमा पैसा। किसी सोनिया गांधी और
राहुल गांधी के बाप का नहीं है, किसी वाड्रा के बाप का नहीं है, वीरेंद्र सिंह के भी बाप का नहीं। हिंदुस्तान के 125 करोड़ आबादी के परिश्रम का, पसीने का पैसा जयपुर में जमा होता है और दिल्ली में जमा होता है, और उसको आप अमानत के तौर पर विधायक बनाते हैं तो भेजते हैं कि जाना तुम जयपुर में मेरी इस अमानत को सुरक्षित खजाने को रखना। दिल्ली में जिसको भेजते हैं उसको इस अमानत के तौर पर सौंपते हैं कि दिल्ली में जाकर खजाना मेरा सुरक्षित रखना। लेकिन जयपुर में और दिल्ली में जाने वाले जिनको अमानत के तौर पर आप खजाना सौंपते हैं, उसमें कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जाकर सरकारी खजाना लूटते हैं और लूटकर वही विदेशी कंपनियों को जमीन बेचते हैं, वही जमीन विदेशी कंपनियों को पानी बेचते हैं, वही विदेशी कंपनियों को बिजली बेचते हैं। मैं इस बात को प्रामाणिकता के साथ कर सकता हूं। हम आ रहे थे तो मेरे साथ मेरे गाड़ी में 3 मेरे मित्र थे, कह रहे थे कि एक वाड्रा की जमीन यहाँ भी 600 एकड़ है। वाड्रा का नाम जानते हैं आप लोग? कम लोग, उधर कम लोग, गांव में खेत में हल चलाने वाले लोग वाड्रा को नहीं जानते। हम लोग दिल्ली में थोड़ा बहुत रहते हैं तो वाड्रा को जानते हैं। वाड्रा को सोनिया गांधी का दामाद है, सोनिया गांधी का दामाद है। वो एक पर्ची लिख कर भेजता है तो अशोक गहलोत दौड़ते हुए जाता है दिल्ली उसकी पर्ची को ले आने के लिए कि हुजूर आपने क्या आदेश किया है, मैं इसको पालन करने के लिए तो जयपुर में हाजिर हूँ। क्यों भाटी साहब, ऐसा ही ना आपका मुख्यमंत्री करता है, मेरा भी मुख्यमंत्री वाला ऐसा ही करता है, यही करता है। लेकिन आप इस बात को जान सकते हैं, यहाँ बुजुर्ग लोग बैठे हैं कि हिंदुस्तान में एक दामाद और होता था जिसका नाम फिरोज गांधी था। एक दामाद आज का दामाद है जो करोड़ों रुपया सरकारी खजाना लूटता है, और उसको बचाने के लिए पार्टी और सरकार और मुख्यमंत्री सब एकदम घुटने के बल से जा रहे हैं कि सरकारी खजाना नहीं लूटता है। ये तो बड़ा साधु है, बड़ा साधना करता है, बड़ा तपस्या करता है, बड़ा किसानों के लिए मदद करने वाला है, ये नहीं लूटेरा है, ये तो सरकारी दामाद है। एक दामाद और था फिरोज गांधी, वो नेहरू जी का दामाद था। संसद में 1957 में रायबरेली से जहां इंदिरा गांधी चुनाव जीती थी वहां से जीता था। जब उसने मात्र 60 लाख रुपए के सरकारी खजाने के लूट का सवाल उठाया तो नेहरू जी को पसीना आने लगा था। 2 दिन बहस चली थी संसद में भाटी साहब, 2 दिन बहस चली थी, और उस समय के वित्त मंत्री डीटी कृष्णामाचारी को इस्तीफा देना पड़ा था। और आज का एक दामाद है जो हजारों करोड़ रुपया किसानों के परिश्रम के पसीने का लूट लेता है। वित्त मंत्री भी, मुख्यमंत्री भी, प्रधानमंत्री भी, कृषि मंत्री भी सब कहते हैं कि नहीं नहीं ये तो सरकारी दामाद है, इसको लूटने का अधिकार है, किसान चाहे मत। ये 2 तरह के दामाद होते हैं इस देश में, लेकिन एक ही घर के दामाद थे। इसलिए मैं बहुत बात नहीं करूंगा। 4.5 लाख एकड़ जमीन हिंदुस्तान में कृषि की जमीन हर साल कम हो रही। क्या बन रहा है उसमें? विदेशी कंपनियों के लिए बड़ी बड़ी चौड़ी चौड़ी सड़क बन रही है, नहीं तो कारखाने बन रहे हैं, नहीं तो उनको दिया जा रहा है कि तुम खेती करके बीज पैदा करो और बीज किसानों को महंगे दर पर सौंपो कि वो किसान खेती करेंगे। उसी जमीन में तुम दवाई पैदा करो, ये खाद पैदा करो, जो पैदा करना करो, जो आपके राजस्थान में हो रहा है। 4.5 लाख एकड़ हर साल खेती की देश में कम हो रही है। मेरी रिपोर्ट नहीं, ये देश के केंद्र सरकार की सर्वे की रिपोर्ट है। लेकिन आप बताओ, यहाँ किसान भाई उपस्थित हैं, जब हर साल खेती की जमीन कम होती जाएगी, कारखाने बनेंगे, सड़क बनेंगे, ऐशगाह बनेंगे, तो कोई ऐसा कारखाना बना है क्या दुनिया में जो गेहूं पैदा कर दे, सरसों पैदा कर दे, चना पैदा कर दे, मूंग पैदा कर दे, दूध पैदा कर दे, घी पैदा कर दे? कोई ऐसा कारखाना बना है क्या बाबू? कोई कारखाना नहीं बना है। तो इस कारखाने को क्यों बनने देते हो? भाटी साहब कह रहे कि कानून बनाया जा रहा है। भाटी साहब, आजादी के बाद इसी देश में कानून बना था 1974 में, 75 में। ये मलिक साहब जयप्रकाश नारायण आंदोलन के कार्यकर्ता हैं। कानून बना था, लोकतंत्र पर हमला हुआ था, लोकतंत्र को कब्जा करने की कोशिश हो रही थी,
लाखों लोग जेल में जाकर कानून को तोड़ दिए थे और आने वाली सरकार ने फिर उस कानून को बहाल किया ताकि इस देश में लोकतंत्र को कब्जा नहीं किया जा सके। कानून तोड़ो, आपके अनुकूल अगर कानून नहीं बनता है तो कानून तोड़ देना चाहिए। मैं इस बात को एलानिया तौर पर कानून बनाने वाली संस्था में बैठता हूँ, इसके बावजूद भी करता हूँ, बंद करता हूँ, रूप चुकी 1 मिनट में बंद करता हूँ, नहीं बंद करेंगे। हम लोगों को जाना है साथ साथ में ना, इसलिए एक बात मैं कह के अपनी बात बंद करूंगा। हम पढ़ रहे थे, मुरली जी एक लिए थे कि न्यूनतम समर्थन मूल्य हमारे अनाज को मिलना चाहिए। हम अपने उत्पादन की कीमत मांगने में भी संकोच करते हैं और कंजूसी करते हैं, लेकिन कपड़ा बनाने वाला, लोहा बनाने वाला, सीमेंट बनाने वाला, खाद बनाने वाला, बिजली बनाने वाला वो संकोच नहीं करता है। वो तो चिदम्बरम को पकड़ेगा, कारखाने को मंत्री को पकड़ेगा, कहेगा कि देखो हमारा इतना खर्चा लगता है, 20% बना लो, तुमको भी कुछ कर देंगे, उसका दाम बढ़ जाएगा। लेकिन हम जिस कारखाने में गेहूं पैदा करते हैं, आलू पैदा करते हैं, सरसों पैदा करते हैं, मूंग पैदा करते हैं, मक्का पैदा करते हैं, उसका दाम मांगने में भी कहते हैं न्यूनतम थोड़ा कम ही दो, लेकिन दो। सीधे सीधे बताओ कि हम अपने उत्पादन की लाभकारी कीमत के लिए संसद में कानून बनाने की मांग करते हैं और कानून बनवाएं। सीधे सीधे मांग, कोई न्यूनतम अल्पतम नहीं, लाभकारी कीमत हमको मिलनी चाहिए। भारत की संसद ये कानून बनाए। और मैं एक बात साफ साफ कहता हूँ, मुरली जी यहाँ उपस्थित है, हमारे पार्टी के लोग, मैं जिस पार्टी में मैं काम करता हूँ उस पार्टी के लोगों से भी कहना जरूरी है कि घोषणा पत्र में इस बात को लागू करो कि कृषि के उत्पादन की लाभकारी कीमत के लिए हम संसद में कानून बनाएंगे, तब तुम्हारे साथ हम खड़ा होंगे। चाहे मैं हूँ, चाहे मुरलीधर हो, चाहे भाटी साहब हो, चाहे मानवेंद्र सिंह, कानून बनाओ हमारे लिए। इसलिए जब लाभकारी कीमत के लिए कानून बन जाएगा, उत्पादन की लाभकारी कीमत का, तो कोई माई का लाल फिर किसान को हाथ नहीं लगा सकता है। एक बात संकल्प दोहराते हुए अपनी बात को समाप्त करूंगा। हिंदुस्तान की पहचान गांव से है, हिंदुस्तान की पहचान गाय से है। गाय का कत्लखाना का कानून, गाय को काटने का कानून यही सरकार बनाती है। रोज उसको लाइसेंस जारी कर रही है केंद्र सरकार और आपके ये जयपुर की सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार। प्रदेश की सरकार कानून बना रही है कि गायों का कत्लखाना चलते रहना चाहिए। हिंदुस्तान की पहचान गांव से है, गाय से है। हिंदुस्तान की पहचान गंगा से भी है। गंगा का पवित्रता नष्ट हो रही है, गंगा के पानी विदेशी कंपनियां खींचकर बेच रही है, गंगा सूख रही है। हिंदुस्तान का की पहचान गीता के संदेश से भी। सिकंदर जब भारत चला था तो उसकी माँ ने कहा था, बेटा भारत में जाना तो हो सके तो थोड़ा गंगा जल ले आना, हो सके तो एक भारत से गाय ले आना, जाकर गांव में देखना और गीता के संदेश को जरूर सुनना। हिंदुस्तान की सरकार, इसलिए संकट जरूर है, संकट का समाधान समाज में ही है। आप निराश मत होइए, अंधेरा है, जाड़े की रात का अंधेरा है। लंबी रात होती है ना जाड़े की रात का लंबा अंधेरा है, लेकिन भरोसा रखिए किसानों के बाजुओं में पराक्रम की ताकत है। ये अंधेरा जरूर छटेगा, थोड़ी देर से ही सही, सुबह जरूर होगी।